बजट 2023 अगले 25 साल के लिए भारत की बुनियाद तय करेगा। दरअसल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि यूनियन बजट 2023 अगले 25 साल की ग्रोथ के लिए बुनियाद तय करेगा। ये केंद्र की मोदी 2.0 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। ऐतिहासिक विश्लेषण के लिहाज से 25 साल का पीरियड छोटा हो सकता है, लेकिन कुछ पीरियड ऐसे होते हैं जिनका असर लंबे समय तक बना रहता है। शायद 2023 से 2047 का पीरियड ऐसा ही होगा। 2022 अमृतकाल का पहला साल था। 25 साल का अमृतकाल 15 अगस्त 2047 तक चलेगा। इस काल के खत्म होने पर इंडिया एक समृद्ध, विकसित समाज और सबको लेकर चलने वाला देश होगा, जिसके केंद्र में मानव कल्याण सबसे ऊपर होगा। बजट 2023 की नजरें अगले 25 साल के भारत पर है। ऐसा देश जो लगातार बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के लेवल्स पर इनोवेशन इसके लिए रास्ते बना रहे हैं। उपभोक्ताओं के सशक्त बनने के साथ ही कई स्तर पर प्रोडक्शन का प्रोसेस मजबूत हो रहा है। ये कंपनियों को नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे रेवेन्यू और ग्रोथ के मामले में बदलाव दिखेंगे। ऐसे में मौजूदा ढांचे ध्वस्त होंगे, जिनकी जगह नए मॉडल्स लेंगे। इन सब का व्यापक असर आर्थिक स्तर पर पड़ेगा। इंडिया के लिहाज से एक बड़ा सवाल ये है कि देशी और विदेशी निवेशकों के लिए इंडिया को सबसे पसंदीदा देश बनाने के लिए पॉलिसी के स्तर पर क्या किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में ऐसे कई सवालों के गहराई से जवाब तलाशने की कोशिश की गई है। कैपिटल गेन्स टैक्स पर होगी नजर। जैसे कि उम्मीद की जा सकती है, इंडिविजुअल इनकम टैक्स के मोर्चे और कैपिटल गेन्स टैक्स रिजीम में होने वाले बदलावों पर सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी। किसी प्रॉपर्टी की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर जो टैक्स लगता है उसे कैपिटल गेन्स टैक्स कहा जाता है। कई एसेट या प्रॉपर्टी ओनर के पास कितने समय तक रहती है, इसके आधार पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाता है। रियल एस्टेट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूचुअल फंड सहित अलग अलग तरह के एसेट्स पर कैपिटल गेन्स टैक्स के अलग अलग रेट लागू होते हैं। ऐसे ही एसेट क्लास में भी कैपिटल गेन्स टैक्स में अंतर हो सकता है। इसकी वजह एसेट के होल्डिंग पीरियड और मैच्योरिटी में अंतर है। लिस्टेड सिक्योरिटीज और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 10% है। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज सहित दूसरे सभी एसेट्स के लिए ये 20% है। दूसरी तरफ लिस्टेड सिक्योरिटीज पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 15% है और अनलिस्टेड सिक्योरिटी सहित बाकी सभी एसेट्स के लिए इसका निर्धारण टैक्स पेयर के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से होता है। लिस्टेड शेयरों और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए LTCG के वास्ते होल्डिंग पीरियड 12 महीने है। अनलिस्टेड सिक्योरिटी और अचल प्रॉपर्टी के लिए ये 24 महीने है। डेट सिक्योरिटीज, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड REIT के लिए ये 36 महीने है। बजट 2023 कैपिटल गेन्स टैक्स के नियमों को आसान बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। शुरुआत में सरकार को सभी तरह के फाइनेंशियल एसेट्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के वास्ते 12 महीने का होल्डिंग पीरियड तय करना चाहिए। अचल संपत्ति के लिए इसे बढ़ाकर 36 महीने का किया जा सकता है। इंडियन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्टिव बनाने की भी जरूरत है। इस मकसद के लिए सभी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के लिए LTCG का 10% एक समान टैक्स और STCG के लिए 15% का एक समान टैक्स लाया जा सकता है। इसी तरह ऐसे एसेट के लिए परचेज कॉस्ट के इंडेक्सेशन का बेनिफिट जरूरी नहीं रह गया है, जिसमें LTCG टैक्स 10% है। इंडिविजुअल इनकम टैक्स। यूनियन बजट 2021 से 22 में सरकार ने इनकम टैक्स की नई और आसान रिजीम की शुरुआत की थी। ऐसे में टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स का रेट बहुत कम होता है, जो सेक्शन 80C और स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसी छूट और रियायतों का फायदा नहीं लेते हैं। लेकिन इस नए रिजीम में टैक्स पेयर ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अब भी ज्यादातर टैक्स पेयर इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं। नई टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए की सालाना इनकम वाले टैक्स पेयर को 10% टैक्स चुकाना पड़ता है। लेकिन पुरानी व्यवस्था में सेक्शन 87A के तहत मिलने वाले रिबेट से सालाना 5 लाख रुपए तक इनकम वाले व्यक्ति को किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। सालाना 8 से 8.5 लाख रुपए इनकम वाला कोई व्यक्ति अगर सेक्शन 80C स्टैंडर्ड डिडक्शन और कुछ दूसरे रिबेट का पूरा लाभ उठाता है तो उसका टैक्स घटकर 0 हो जाता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर को कई तरह के डिडक्शन क्लेम करने और अपनी टैक्स लायबिलिटी घटाने की सुविधा मिलती है। नई टैक्स रिजीम में टैक्स कम है, लेकिन करीब 70 डिडक्शंस और एग्जेम्पशन वापस लिए गए हैं। इनमें LTC
HRA, स्टैंडर्ड डिडक्शन, चैप्टर 4A के तहत डिडक्शन आदि शामिल है। नए रिजीम में लोगों की दिलचस्पी तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक पुरानी रिजीम के तहत मिलने वाले डिडक्शन और एग्जेम्पशन घटा नहीं दिए जाते। टैक्स रिजीम ऐसी होनी चाहिए जिसमें कई तरह के टैक्स स्लैब हों, टैक्स के रेट कम हो और बहुत कम एग्जेम्पशंस हों। ये बजट एक आसान इंडिविजुअल टैक्स स्लैब पेश कर सकता है। साथ ही टू सिस्टम स्ट्रक्चर को खत्म करने का ऐलान किया जा सकता है जो 2020 से वजूद में है। एजुकेशन, आर्थिक समानता और क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंच इंडिया के लिए बड़ी चुनौती रही है। यूनियन बजट 2023 में इस पर फोकस करने की जरूरत है। एजुकेशन तक पहुंच के साथ इसकी शुरुआत की जा सकती है। इंडिया की आबादी में युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक 2023 तक दुनिया में इंडिया ऐसा देश होगा जिसकी आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रहेगी। आबादी के इस बड़े हिस्से के लिए रोजगार के पर्याप्त मौके उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती रही है। आने वाले सालों में नौकरियों के लिए AI, क्लाउड और साइबर बड़े स्रोत होंगे। इसका फायदा उठाने के लिए नई स्किल जरूरी होगी। क्या देश के युवाओं के पास इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए ये स्किल होंगे? ये एक सही सवाल है जिसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार और कंपनियां आगे क्या करने जा रही हैं। आगे का रास्ता साफ है। अगर इंडिया इसके लिए उपाय नहीं करता है तो 2025 तक $5 ट्रिलियन के टारगेट को हासिल करना मुश्किल होगा। इंडिया की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक सशक्त शुरुआत है। ये कंपनियों के लिए भी इसमें हिस्सा लेने का बड़ा मौका है। लेबर फोर्स में अनुमानित वृद्धि 2021 के 48 करोड़ से 2020 में 56.1 करोड़ रही है। इसके 40% हिस्से को एग्रीकल्चर में, 19% हिस्से को इंडस्ट्री में और 31% को सर्विसेज सेक्टर में रोजगार मिलने का अनुमान है। इकोनॉमी की 8 से 10% ग्रोथ के लिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 10 से 11% रहनी जरूरी है। यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ 4% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे परिदृश्य में ये तय है कि वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से फैक्ट्रीज और सर्विस सेक्टर की तरफ जाएगा। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में जिस तरह की स्किल की जरूरत है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के स्किल से पूरी तरह अलग है। इसका मतलब है कि गांव से शहर जाने वाले लोगों के मामले में स्किल गैप बहुत ज्यादा होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के घटते मौकों से इसके संकेत मिलने लगे हैं। इससे हमें वर्कफोर्स के स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना जरूरी हो जाता है। सरकारी संगठनों, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स और कंपनियों को लोगों की स्किल बढ़ाने पर फोकस करना होगा। इसका फायदा ये होगा कि जब व्यक्ति रोजगार के लिए शहर जाएगा तो उसे फिर से ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही उसे अच्छी सैलरी मिलेगी। कंपनियों को भी ऐसे एम्प्लॉयज मिलेंगे जो पहले से काम करने के लिहाज से पूरी तरह से तैयार होंगे। इससे रिसोर्सेज पर खर्च होने वाले समय और पैसे की बचत होगी। स्टार्टअप्स, इस फेस्टिव सीजन में मॉल या पड़ोस के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाने पर लोगों का उत्साह दिखता है। कोरोना महामारी की वजह से करीब 2.5-3 साल बाद लोगों ने जरूरी और गैर जरूरी खर्च करने शुरू किए हैं। ऐसी इकोनॉमी जो ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बन सकती है, ये उत्साह अच्छा संकेत देता है। हम जानते हैं कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कंजम्पशन स्पेंडिंग का योगदान लगातार मजबूत बना हुआ है। हालांकि शहरों में मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दिख रहा ये उत्साह देश के दूसरे हिस्सों में भी नहीं दिख रहा है। स्टार्टअप एक ऐसा एरिया है जिस पर ठंड का असर कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। साल 2022 की तीसरी तिमाही में इंडिया में स्टार्टअप की फंडिंग घटकर $2.7 अरब के 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। इस दौरान फंडिंग की सिर्फ 205 डील हुई है। ये जानकारी ऑडिट फर्म PwC की रिपोर्ट पर आधारित है। फंडिंग में ये कमी ऐसे वक्त में देखने को मिली है जब दुनिया का स्टार्टअप कैपिटल बनने के लिए इंडिया की दावेदारी लगातार बढ़ रही है। दुनिया भर में इन्वेस्टर्स ऐसे देश में निवेश करने के लिए तैयार हैं जो जल्द दुनिया में आबादी के मामले में नंबर 1 बन जाएगा। ये पॉलिसी पर भी सवाल खड़े करता है। क्या इंडिया ऐसी पॉलिसी बना सकता है जो स्टार्टअप्स को तब पर्याप्त फंड मुहैया में मदद कर सके जब फंडिंग को लेकर हालात अनिश्चित नजर आ रहे हैं। 2 साल पहले सरकार ने प्रेस नोट 3 पेश किया था। इसका मकसद विदेशी कंपनियों की तरफ से जबरिया अधिग्रहण की कोशिशों पर लगाम लगाना था। मौजूदा आर्थिक माहौल में इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। 2020 में जारी प्रेस नोट में कहा गया था कि ऐसे देश में जिसकी सीमा इंडिया के साथ लगती है, उस देश में स्थित किसी कंपनी की तरफ से दिए गए FDI के प्रस्ताव को गवर्नमेंट के अप्रूवल रूट से जाना होगा। अगर FDI का बेनिफिशियल ओनर ऐसे देश में स्थित है तो भी FDI के प्रस्ताव के लिए सरकारी अप्रूवल रूट की जरूरत होगी। अगले यूनियन बजट में
ऐसे मामलों पर सरकार स्थिति स्पष्ट कर सकती है। ऐसे कुछ नियमों को आसान बनाने का भी ऐलान किया जा सकता है। इससे स्टार्टअप को फंड की उपलब्धता बढ़ेगी। स्टार्टअप्स न सिर्फ इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं, बल्कि ये बड़ी संख्या में नौकरियों के मौके भी पैदा कर सकते हैं। राज्यों की मदद और पूंजीगत खर्चों में वृद्धि। अगर लोन असेट क्रिएशन के लिए लिया जाए तो इसमें खराबी नहीं है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों का जीडीपी और खर्च का अनुपात 2021 के अंत में 31% था। मार्च 2022 में भी इसके इसी लेवल पर रहने का अनुमान है। ये एफआरबीएम रिव्यू कमेटी की तरफ से तय 20% टारगेट के मुकाबले बहुत ज्यादा है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक सब्सिडी पर राज्य सरकारों का खर्च 2019 से 20 में घटने के बाद 2020 से 21 में 12.9% और 2021 से 22 में 11.2% बढ़ा है। इससे राज्यों के कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सब्सिडी की हिस्सेदारी 2019 से 20 में 7.8% से बढ़कर 2020 से 22 में 8.2% हो गई है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैलेंस शीट से बाहर राज्यों की तरफ से लिया जाने वाला कर्ज 2021 से 22 में बढ़कर जीएसडीपी के 4.5% यानी 7.9 लाख करोड़ पर पहुंच जाने का अनुमान है। ये 2019 से 20 के मुकाबले 100 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। कुछ राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। साथ ही नॉन मेरिट फ्रीबीज पर खर्च बढ़ा है। उधर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का बकाया भी काफी बढ़ गया है। इसके लिए जल्द कदम उठाने की जरूरत है। आउटस्टैंडिंग स्टेट गारंटीज में पावर अप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 40% है। ऐसा पावर जनरेशन कंपनियों के बकाया भुगतान के लिए किया गया था, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को भारी लॉस हो रहा था। ओपीएस मुख्य रूप से बगैर फंडिंग वाला पे एज यू गो सिस्टम है। देश के 10 सबसे बड़े कर्ज लेने वाले राज्यों के कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पेंशन एक्सपेंडिचर की हिस्सेदारी 12.4% है। आरबीआई के अनुमान के मुताबिक इन राज्यों का 2030 तक पेंशन पर होने वाला खर्च जीएसडीपी के 0.7 से 3% के दायरे में बना रहेगा। सरकार को ग्रोथ जारी रखने के लिए राज्यों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत आवंटन जारी करना चाहिए। ये मेरिट आधारित या प्रोजेक्ट आधारित फंडिंग को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का अच्छा तरीका हो सकता है। इससे सरकारों को बेवजह मार्केट से उधार लेने से भी रोका जा सकता है। बजट 2023 में कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम में मदद के लिए राज्यों को लंबी अवधि के लोन को जारी रखा जाना चाहिए। इससे राज्यों के पास केंद्र सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान में मदद करने के लिए ज्यादा गुंजाइश होगी। आमतौर पर ऐसे प्रोग्राम का मकसद रोजगार के मौके पैदा करना और लोगों की इनकम बढ़ाना होता है। केंद्र के 2022 से 23 के बजट में पूंजीगत खर्च के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए का टारगेट तय किया गया था। इसमें 1 लाख रुपए राज्यों को दिया जाने वाला इंटरेस्ट फ्री लोन शामिल है। इसकी मैच्योरिटी 50 साल है। राज्यों ने इस लोन का स्वागत किया था। सरकार की वित्तीय स्थिति। अगर अगले बजट में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट को जारी रखना है तो इसे फिस्कल कंसोलिडेशन के उपायों के साथ ही करना होगा। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों में सरकार का बजट डेफिसिट बहुत बड़ा है। कोरोना महामारी शुरू होने से पहले फिस्कल कंसोलिडेशन के रोड मैप के लिए मध्यम अवधि में 2025 से 26 तक फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4.5% पर लाने का टारगेट तय किया गया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि इंडिया को अपने फिस्कल कंसोलिडेशन प्लान के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। अब जब कोरोना का असर खत्म हो रहा है और टैक्स कलेक्शन अनुमान से ज्यादा है, तो अगले यूनियन बजट में सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने पर फोकस करना चाहिए। मीडियम टर्म में फिस्कल डेफिसिट के 4.5% का टारगेट हासिल करने के लिए यूनियन बजट में फिस्कल डेफिसिट के लिए 5.8 से 6% का टारगेट तय किया जा सकता है। बजट की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।